जी जी सर वो ना लास्ट में हमने जो फाइंड किया था वो टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें एंड पे थे वो आपने मतलब जो आंसर स्लाइड में लिखा था सेल्सियस पर सेकंड था, वो केल्विन पर सेकंड होना चाहिए था। मैं उस स्लाइड पे चले जाता हूँ। स्लाइड शो हो रही है आपको? यस सर हो रही है। और सेम स्लाइड पे क्वेश्चन है, स्लाइड नंबर 30 पे। स्लाइड शो। ओके, सो यू आर सेइंग कि ये जो नंबर है change in temperature with respect to time, it should be in Kelvin per second rather than degree Celsius per second. True? यस यस। Okay, this might be a mistake. आप इसको क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि everywhere it's Kelvin except one number, that is -100 degree Celsius per meter square, जो लास्ट स्लाइड पे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैलकुलेट किया था. So this is the only number with degree Celsius per meter square. Otherwise, all the numbers are in Kelvin. So it might be possible कि यहाँ पे degree Celsius की बजाय Kelvin हो. Yeah, thank you for pointing out. I'll check it again. I just copied it as of now from the book. So there can be a mistake. Thank you. यस सर। जी, और क्वेश्चन हो कोई? सर वो डेरिवेटिव का पूछना था। डेरिवेटिव कौन से वाला? अगर स्लाइड सर वो नंबर पूछना बता था दें कि तो। सर फोरियर्स लॉ में आपने कहा था अगर आप टाइम टी टी का एक्स के लिहाज से लें तो वो क्यू बनता है, तो अगर उसका डबल लेंगे तो वो फ्लक्स बन जाता है। नहीं, जो फ्लक्स है बेसिकली इट्स नथिंग मोर देन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट हीट ट्रांसफर एरिया. दिस इज द फ्लक्स. और फ्लक्स में सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर होता है विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन. लेट मी शो यू. जी एग्जैक्टली, अगर इस स्लाइड पे देखें ना, ये स्लाइड नंबर 27 है. आपको शो हो रही है स्लाइड? यस सर। एग्जैक्टली. इस स्लाइड में ये जो इक्वेशन है क्यू इन इक्वल्स माइनस के ए पार्शियल टेम्परेचर बाय पार्शियल एक्स. ये फोरियर्स लॉ है. ठीक. और फोरियर्स लॉ में जो लेफ्ट साइड पे क्यू है, दिस इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर और सिंपली हीट रेट, and we measure it in units of joule per second or in units of watt, right? This is the heat Yes, sir. rate. और heat rate में basically एक ही temperature derivative होता है, it's a first derivative. और जो flux है, अगर यहाँ पे ये जो multiply हो रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया या हीट ट्रांसफर एरिया या कंडक्शन एरिया, अगर आप ये दूसरी साइड पर जाके क्यू इन पे डिवाइड कर देते हैं, then we will have the dimension of q rather than watt, it will be watt per meter square, right? And watt per meter square is in fact the flux, heat flux, जिसको हम simply flux की term हम बोल सकते हैं. So again the heat flux is first derivative of temperature. जो second derivative of temperature बनेगा, वो previous equation की जब derivation कर रहे थे, तो यहाँ पे एंड पे जो हीट इक्वेशन डेवलप हुई थी, उस हीट इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर आता है. यस सर। ठीक है. अब ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर में जो जो इनवर्ड डेरिवेटिव है, जो ब्रैकेट के अंदर है, दिस इज समथिंग इक्विवेलेंट टू फ्लक्स, राइट? और अगर इसका जो मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो ये राइट साइड पे लिखी हुई है, दैट द ग्रेडियंट ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू 0. Again, this is the second derivative of temperature करेंगे. If this is conduction, then it will become gradient of the flux or the rate of change of flux with respect to space or with respect to dimension. So then that's a difference between first derivative of temperature and second derivative of temperature.
So as it Yes. as of now, I haven't seen a term that refers to the second derivative of temperature or the gradient of the flux, except we commonly term gradient of the flux. At least I have never seen the term something similar to flux that refers to gradient of the flux as well. Okay, thank you, sir. ठीक है. So let's start with today's discussion. Assuming you don't have any more questions with the last session. Last जो lecture था उसमें हमने जो example थी book में उसको solve किया था, and we try to take advantage of heat equation for the calculation of couple of parameters like rate of heat transfer and the rate of heat generated, something like this. ठीक है, तो वो 3 क्वेश्चन थे उस एग्जांपल में जो हमने लास्ट टाइम अटेम्प्ट किए थे. अब सारी ये एग्जांपल सॉल्व करते हुए वी वर लकी टू हैव वन वेरी की पैरामीटर, और वो था बेसिकली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. Let me go back to the original example. So यहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एक की पैरामीटर था. ये इक्वेशन की फॉर्म में, पॉलिनोमियल की फॉर्म में अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी, एंड वी वर लकी टू हैव दिस इंफॉर्मेशन. अदरवाइज अगर ये वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, देन जो हीट इक्वेशन है उसको सॉल्व करना इट्स नॉट दैट इजी. सो उस हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देन वी नीड मच मोर इंफॉर्मेशन than we already had in the example or in information we already have. So फिर अगर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल ना हो तो फिर ये प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे. वी नीड टू हैव अ लुक ऑन द ओरिजिनल इक्वेशन. और वो अगेन अगर आपको ये इक्वेशन नजर आ रही है वेदर इन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजिविटी or in terms of individual parameters, thermophysical properties जो कि conductivity, density और heat capacity इसकी फॉर्म में, ये दोनों इक्वेशन, this one और this one. So इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाहें जी. स्लाइड शो नहीं हो रही. स्लाइड शो नहीं हो रही. Just one moment. जी अभी स्लाइड शो हो रहा है कि नहीं? नो सर. सर स्लाइड शो हो रही है लेकिन वो मूव नहीं हो रही. फ्रीज हुई है, फ्रीज हो गई है, जबकि मूव नहीं हो रही. मैं दोबारा स्लाइड शो करता हूँ. जी अभी स्लाइड शो हो रही है? जी सर. अभी तक तो ब्लैंक है, अब हुई है सर. होगी? आ गई है सर. Can you see slide number 22? No sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir हो रही है. नहीं हो रही शो सर. So still कुछ लोगों को स्लाइड शो हो रही है, कुछ लोगों को नहीं हो रही. Let me slide share once again. जी अभी सबको स्लाइड शेयर हो रही है या नहीं हो रही? Or still someone have a problem with this? हो रही है सर. जी सर हो रही है. Okay, that's good. So अब इसमें जो दो इक्वेशंस हैं, दोनों जो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन and this third equation on this slide. Keep in mind, commonly they are termed as heat equations. जब भी आपको, especially जब partial differential equations की discussion करते हैं mathematics में, then it's very common to refer to heat equation, and always when it's referred to heat equation, that means there is a specific equation.
और वो स्पेसिफिक इक्वेशन फर्स्ट वन एंड द थर्ड वन ये स्लाइड पे है. दीज आर द हीट इक्वेशंस. बोथ आर द सेम, दे आर जस्ट कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ ईच अदर. सो जब इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना हो to calculate the temperature distribution, then you need much more information than it was already given in the example. फिर उसमें आपको हर डेरिवेटिव के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जब इसको सॉल्व करना है, इफ यू जस्ट रिवाइज योर मैथमेटिक्स, कि जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यू जस्ट टेक इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रल लेने के बाद या इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास एक कांस्टेंट आता है एंड यू नीड वन कंडीशन टू गेट रिड ऑफ दैट कांस्टेंट, राइट? और अगर ये इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, टेम्परेचर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट टेम्परेचर विद सर्टेन लिमिट्स, इनिशियल एंड फाइनल लिमिट्स. और उसको सॉल्व करने के लिए यू नीड वन कंडीशन, और वो इनिशियल कंडीशन की टर्म में हम नॉर्मली उसको कह देते हैं कि ये जो टेम्परेचर है T0 पे क्या होगा. व्हेन वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, तो उस वक्त टेम्परेचर क्या था. इफ वी हैड दैट इंफॉर्मेशन देन वी कैन रिजॉल्व द इंटीग्रेशन कांस्टेंट. सो दैट्स वन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड. उसको हम इनिशियल कंडीशन कहते हैं. एंड इनिशियल कंडीशन इज the condition that is required to solve the first derivative of temperature with respect to time. एक इंफॉर्मेशन ये चाहिए था और ये एक्चुअली एग्जांपल में नहीं गिवन था. तो यहाँ पे जो दूसरे डेरिवेटिव्स हैं, फिर टेम्परेचर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन, एंड इवन दैट्स सेकंड ऑर्डर टेम्परेचर डेरिवेटिव. तो फर्स्ट ऑर्डर टेम्परेचर डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए एक कंडीशन चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए दो कंडीशंस एडिशनल चाहिए. दीज कंडीशंस आर अदर देन द इनिशियल कंडीशन, एंड व्हाट वी कॉल दीज कंडीशंस आर बाउंड्री कंडीशंस. सो वो बाउंड्री कंडीशंस चाहिए आपको एडिशनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो इफ इट्स अ वन डायमेंशनल प्रॉब्लम, तो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में सिर्फ एक्स डायमेंशन है, उसका सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो दो बाउंड्री कंडीशन चाहिए. अगर ये टू डायमेंशनल प्रॉब्लम होता, एक्स और वाई होता, तो दो की बजाय हमें चार बाउंड्री कंडीशन चाहिए थी, दो एक्स डायरेक्शन की और दो वाई डायरेक्शन की. एंड इफ इट वर थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम, तो हमें सिक्स डायमेंशनल कंडीशन चाहिए थी, बाउंड्री कंडीशन चाहिए थी. एंड इफ इट वाज टाइम डिपेंडेंट, तो एक इनिशियल कंडीशन थी. Then we were able to solve this equation. So these are the boundary and initial conditions required to solve the heat equation. So we had only one dimensional problem in the x direction. तो x direction में अगर even ये वाली जो bottom पे equation है, जो reduced steady state equation है, इसको solve करना हो, तो इसको solve करने के लिए initial condition तो चाहिए नहीं, because it's already a steady state condition equation, and we don't have a temperature derivative with respect to time. But we do need two boundary conditions to solve this problem, because we have a second derivative of temperature with respect to x. तो ये जो heat equation से related हैं या conduction से related boundary conditions हैं, there are certain examples or certain types of these boundary conditions. So वो last time ये एक point miss हो गया था lecture का, because we didn't have time to discuss that. We can cover that boundary conditions today. So generally, again, अगर initial condition available ना हो, तो हम ये time derivative को solve नहीं कर सकते. और अगर boundary conditions available ना हो, तो हम ये gradients या dimensional derivatives इनको solve नहीं कर सकते. If we are required to solve this equation, then we had to have the initial conditions and the boundary conditions depending upon how many derivatives we have to resolve or how many times we have to integrate. For each integration, we need at least one condition to solve the problem. Otherwise, जो problem होगा वो unspecified किस्म का problem होगा, and we may have many number of solutions to that problem, and we don't have a unique solution for that problem. और अगर जितनी boundary conditions desired हों, उतनी हमारे पास available हों, then we can end up with the unique solution, और वो unique solution वो होगा जो कि actually हमारी requirement हो सकता है. So this is quick about the initial and boundary conditions. तो heat transfer में conduction problem के लिए certain type of boundary conditions हैं.
दोज आर लिस्टेड ओवर हियर। उनमें से जनरली जो बाउंड्री कंडीशंस उनको हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। One type of boundary condition is, this is not the initial condition, this is boundary condition. You have to differentiate between the two. Initial condition is always for the time derivative, and the boundary conditions are required always when you have to integrate the dimensional derivatives. So one type of boundary condition is constant surface temperature, कि वो जो surface है जहाँ पे derivative resolve करना है वहाँ पे एक fixed number available है, a constant number available है that refers to the temperature. Because derivatives are for the temperature, we need boundary condition for the temperature. So वो boundary condition actually एक given number है, and that number can be, for example, last example में 900 degree Celsius हमने resolve किया था temperature. So it can be 900 degree Celsius or other temperature depending upon the problem statement. So that's one kind of boundary condition. We normally term it as a Dirichlet boundary condition or simply Dirichlet condition. और एक से इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जो कंट्रोल वॉल्यूम है, यू प्लेस द कंट्रोल वॉल्यूम इन द आइस बाथ। आइस बाथ में जो ज्योमेट्री होगी, जो वॉल्यूम होगा, कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, वो एक्चुअली आइस बाथ के साथ इन कांटेक्ट होता है, एंड आइस बाथ इंश्योर्स टू मेंटेन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। या अगर उसको मोर जनरलाइज करना है तो ये जो टेम्परेचर Ts है, जो सरफेस टेम्परेचर है, दिस इज स्पेसिफाइड बाय द सैचुरेटेड स्ट्रीम। ठीक है, फेज चेंज मटेरियल है या फेज चेंज क्या कहते हैं स्ट्रीम है, वो फेज चेंज स्ट्रीम इट कैन प्रोवाइड द डिजायर्ड heat rate, but still it can maintain the given temperature. So this is first kind of boundary condition. हम इसको टेक्निकल टर्म में फर्स्ट काइंड ऑफ बाउंड्री कंडीशन भी कह देते हैं, और समटाइम हम इसको Dirichlet बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं। एंड बोथ आर द सेम, कि जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो हमें गिवन है होगा या अवेलेबल होगा टू सॉल्व द टेम्परेचर, टू सॉल्व द ग्रेडियंट आर द फर्स्ट डेरिवेटिव। सो अगर 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें चाहिए होंगी 4 डेरिवेटिव्स हैं, दैट मीन्स कि 4 सरफेस टेम्परेचर चाहिए होंगे। अगर 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम है तो हमें 2 सरफेस टेम्परेचर चाहिए होंगे if we have only Dirichlet type boundary conditions. So this is the first type of condition. Second type of condition is, we normally term it as a Newman boundary condition. और वो न्यूमन बाउंड्री कंडीशन ये है कि ये जिस सरफेस पे ग्रेडियंट को रिजॉल्व करना है, टेम्परेचर डेरिवेटिव को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन लेते हुए, एट दैट सरफेस वी हैव अ फ्लक्स और द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ऑलरेडी गिवन। सो ये हीट फ्लक्स की फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे एट सर्टेन रेट हीट ट्रांसफर हो रही है टू द कंट्रोल वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, अगर इस सरफेस पे कोई इलेक्ट्रिक हीटर लगाया हुआ है या डायरेक्टली दिस इज एक्सपोज टू सन और सर्टेन रेडिएशन सोर्स के थ्रू एक फिक्स हीट फ्लक्स इस सिस्टम में ऐड हो रहा है, such kind of information, and if we have the flux, that means we have temperature gradient. So यहाँ पे fixed temperature की form में information नहीं होगी, rather we have information in terms of temperature gradient. So if it's a flux, then it's nothing more than the temperature gradient, you multiply the conductivity of the material, वो conductivity of the control volume होगा. So this is second type of boundary condition. या second type of boundary condition की एक reduced formulation ये भी हो सकती है कि ये जो surface है, this is perfectly insulated. ठीक है, ना इस surface से heat add की जा सकती है, ना इसे leave कर सकते हैं, जो thermal energy है इसे leave कर सकती है। Thermal energy not in terms of enthalpy, rather in terms of heat, because there is a specific difference between enthalpy and the heat. So this is a specific case of the heat flux or the Newman boundary condition, कि जहाँ पे हमारे पास ये जो flux है, we have this flux equal to 0. और इसके simple example ये है कि हमने ये जो surface है उस पे कोई heater नहीं लगाया हुआ, कोई radiation source नहीं है, इसकी common example industry में you can have many more,
फॉर एग्जांपल जो स्टीम पाइपलाइंस हैं, स्टीम जिसमें जो पाइपलाइंस हैं जिसमें स्टीम फ्लो कर रही है फॉर द हीटिंग पर्पसेस, उसके ऊपर एक इंसुलेशन प्रोवाइड की होती है। और अगर उस पाइपलाइन को सिमुलेट करना है या उसको मॉडल करना है और सॉल्व करना है, देन यू नीड दिस काइंड ऑफ बाउंड्री कंडीशन कि उसके जो सरफेस है ना उससे उसको टेम्परेचर हीट ऐड हो रही है सिस्टम में जो स्टीम है, और ना स्टीम से लीव कर रही है। इफ दिस इज परफेक्ट इंसुलेशन। अगर परफेक्ट इंसुलेशन नहीं है, देन यू नीड लॉसेस कि वो जो इंसुलेशन है मटेरियल है उसकी एक सर्टेन कंडक्टिविटी वैल्यू है या वहाँ पे रेडिएशन सोर्स है, then you can't have a adiabatic or insulated surface, then rather you need a finite heat flux boundary condition to solve such problems. अब अगर आपने mass transfer जो fixed law of mass transfer है अगर वो आपने already पढ़ लिया है, then you may recognize similar kind of boundary conditions in the mass transfer as well. कि जो mass transfer में जब fixed law को resolve करते हैं, fixed law has almost similar formulation as the Fourier's law of heat transfer is, except the difference is कि Fourier's law of heat transfer में हम conductivity coefficient use करते हैं and the distribution is temperature gradient, जबकि mass transfer के fixed law में it's a concentration gradient and the fixed number is, or the proportionality constant is not the thermal conductivity but it's a diffusivity or the mass diffusion coefficient. So उस केस में भी we can have a similar type of boundary conditions कि surface पे fixed concentration available है या mass transfer flux की form में है या वो एक क्या कहते हैं कि insulated surface है कि ना mass transfer उसमें से mass enter कर सकता है उस surface से, ना उस surface से leave कर सकता है. So that's a difference between mass transfer and heat transfer and similarities between the two. So this is called Newman type boundary conditions. And the third type boundary condition is what if कि अगर वो जो surface है if it's exposed to certain flowing media कि उसमें से जो वो air pass कर रही है या let's say कोई दूसरा fluid है वो pass कर रहा है, अगर वो fluid pass कर रहे हैं then we may have a convective heat transfer from that surface कि कुछ heat जो है वो basically जो flowing fluid है वो यहाँ से. So if that's a condition, then we need to resolve conduction and the convection simultaneously. Okay? Then it's termed as convection surface condition. कि जो conduction के through flux है, we equate it with the flux from the convection. ठीक है, दोनों flux को अगर ये left side equation के left side पे देखें, this is flux with the conduction phenomena. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. जी अभी आ रही है आवाज? यस सर. यस सर. अच्छा, सो ये जो थर्ड कंडीशन डिस्कस कर रहे थे ये अभी तक क्लियर हुए या इससे पहले आवाज ब्रेक कर गई थी? सर एक दफा ये सारी दोबारा. Okay. So first is the Dirichlet type boundary condition, second is the Newman type boundary condition, third is कि जिस surface पे जो temperature gradient है उसको integrate करना है या उसको resolve करना है heat equation में. Third type of boundary condition is कि अगर यहाँ से एक flowing media है, air pass कर रही है या यहाँ पे कोई cooling media है वो pass कर रहा है, any fluid flowing across this boundary. तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो जितनी कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस होगी इनफैक्ट वो कन्वेक्शन के थ्रू हीट गेन कर लेगा वो मीडिया. देन वी नीड टू हैव अ बैलेंस बिटवीन कंडक्शन हीट फ्लक्स एंड द कन्वेक्शन हीट फ्लक्स. तो दोनों जो हीट फ्लक्स हैं उनको इक्वेट कर देंगे. सो दिस इज समथिंग वेरी सिमिलर टू कांस्टेंट हीट फ्लक्स, लेकिन वो कांस्टेंट हीट फ्लक्स इनफैक्ट कांस्टेंट नहीं है. It's a heat flux provided by or gained by the convective media. तो वो जो Fourier's law of heat transfer है और जो Newton's law of cooling है
बेसिकली दोनों से जो फ्लक्स हैं वो इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये जो फ्लूइड है या तो हीट सप्लाई करेगा या हीट यहाँ से गेन करेगा, और इनकाउंटर जो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर है वो कंडक्शन के थ्रू या हीट सप्लाई कर रहा होगा या गेन कर रहा होगा काउंटर टू द कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है बेसिकली this is not a fixed number as we had a finite heat flux in the second type of boundary condition, rather it can vary। वो वेरी करेगा कि जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसका अपना टेम्परेचर क्या है T इनफाइनाइट, और T0 जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना है, इन दोनों के डिफरेंस से पता चलेगा कि वो कितना फ्लक्स कैरी करेगा या कितना फ्लक्स एक्चुअली प्रोवाइड करेगा, depending upon the direction of the heat flux or the difference in the temperature। If it's a positive, that means कि heat supply कर रहा है conduction phenomena के लिए, and if it's a negative, that means कि वो heat gain कर रहा है वो fluid। तो ये 3 टाइप की बाउंड्री कंडीशंस हो सकती हैं। अब ये 3 टाइप की बाउंड्री कंडीशंस में विल चूज फॉर आवर पर्पसेस कि कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और किस टाइप का प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए वी कैन चूज एनी वन फ्रॉम ऑल दिस 3 टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशंस, और in general you can say these are the 4 possible boundary conditions that we can apply to resolve the heat equation। So that was the only thing we missed in the last lecture। अभी तक यहाँ पे कोई क्वेश्चन है बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। सर ये न्यूमन कंडीशन जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। जी न्यूमन कंडीशन इसको हम सेकंड टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं। आप अपना माइक ऑफ कर लें। जी न्यूमन बाउंड्री कंडीशन को सेकंड टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं, और ये बेसिकली बाउंड्री कंडीशन रिक्वायर्ड है जो टेम्परेचर ग्रेडियंट की टर्म्स हैं हीट इक्वेशन में उनको रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेट करना होगा तो इंटीग्रेट करके जब इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा तो वो कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन चाहिए। तो ये न्यूमन बाउंड्री कंडीशन में बेसिकली हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अगर वो टेम्परेचर ग्रेडियंट कोई पॉजिटिव नंबर है, फिक्स नंबर है, तो हम उसको हीट फ्लक्स का नाम दे देंगे। अगर वो टेम्परेचर ग्रेडियंट 0 है देन वो इंसुलेटेड सरफेस या एडियाबैटिक सरफेस की एग्जांपल होगी। सो वी मे हैव एनी टाइप ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कि या तो ये जो सरफेस है यहाँ पे कंटिन्यूसली हीट सप्लाई कर रहे हैं हम सिस्टम को, या वहाँ से रिमूव कर रहे हैं कि वो जो सिस्टम है उसके ऊपर कोई जैकेट लगा के या वहाँ पे हीटर लगाया हुआ है, या वहाँ पे कंटिन्यूसली एक सोर्स ऑफ थर्मल एनर्जी है जो कि कंटिन्यूसली इसमें से हीट सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको रिलेट करना चाहते हैं तो हमारे जो ये जो वाल के साथ एयर कंडीशनर है, यू कैन वेरी लूजली रिलेट टू दिस कि वो जो एयर कंडीशनर है वो कंटिन्यूसली एक नेगेटिव थर्मल एनर्जी रूम के अंदर सप्लाई कर रहा है। सो वी हैव अ फिक्स्ड फ्लक्स फ्रॉम दिस एयर कंडीशनर। लेकिन अगर जो वाल्स हैं उसको परफेक्टली इंसुलेट किया हुआ है तो दिस इज आल्सो अ न्यूमन टाइप बाउंड्री कंडीशन, वहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0 प्लेस कर देंगे। सो जो हीट इक्वेशन है वी कैन सॉल्व हीट इक्वेशन विद एनी ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस 4 ऑप्शंस। ठीक है, थैंक यू सर। तो उसके साथ आपको थोड़ी सी और एक्सरसाइज भी करना है। लास्ट टाइम मैंने स्लाइड्स आपको दे दी थी, यू मे हैव गॉन थ्रू दिस स्लाइड नंबर 33। इस पे आपको होमवर्क दिया था कि हमने जो क्लास में जो डेरिवेशन की थी हीट इक्वेशन की, वी कंसिडर अ प्लेन वाल और उस वाल के क्रॉस हीट इक्वेशन को डिराइव किया था। और आपको जो असाइन किया था, अगर आप प्लेन वाल की बजाय एक सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री अज्यूम करते हैं then how you can derive the heat equation and at the end how a heat equation looks like। तो ये बेसिकली आपने एक्सरसाइज करनी है, वो बुक में डेरिवेशन की हुई है, जस्ट गो थ्रू इट एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट बाय योरसेल्फ। और अगर इसके डेरिवेशन में कहीं प्रॉब्लम आता है देन वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। और साथ ही आपको कुछ प्रॉब्लम्स असाइन किए थे सॉल्व करने के लिए कि आप जो हीट इक्वेशन है उसको जाके प्रैक्टिस करें। ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर with the heat equation for planar walls। तो उसके लिए 2.30 से 2.32 and 2.34 from the introduction to heat transfer by Bergman
सिक्स एडिशन, ये जाके एग्जांपल्स सॉरी इसके प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में से, जाके आप इनको सॉल्व करें, ठीक है। सो दैट वाज ऑल विद द लास्ट लेक्चर। आज बेसिकली जो डिस्कशन है हमारी वो है हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटेंडेड सरफेसेस। अब ये एक्सटेंडेड सरफेसेस क्या हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल you may look like कि यहाँ पे जो ट्रांसफर है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर है, अब उसमें फिन्स कह लें या उसके पाइप्स कह लें, जो कि एक्चुअली दे आर नॉट एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, लेकिन उसका इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम के थ्रू जो हीट जनरेट हो रही है उसको कूलिंग करने के लिए एडिशनली बाहर पाइप होते हैं, और पाइप के साथ कुछ प्लेट्स भी अंदर लगी होती हैं, और पाइप्स में एक थिक ऑयल कह लें वो फ्लो करवाया होता है, ठीक है। इट हैज़ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हीट जनरेट हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सोर्स और द पावर, उसको किसी तरह से डिसिपेट करना है, ठीक। अदरवाइज यू मे रिकग्नाइज अपने जो मोटरसाइकिल का इंजन है, उसके बॉटम पे जो इंजन के ऊपर जो केसिंग होती है, केसिंग के ऊपर प्लेट्स टाइप लगी होती हैं, थिन प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है। दीज आर द फिन्स। या जो कार का रेडिएटर है, इफ समबडी हैव ओपनड इट या उसको क्लोजली देखा है, उसके ऊपर भी बारीक बारीक प्लेट्स टाइप लगी होती हैं, ठीक है। दे आर नॉट रियली पार्ट ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, जो कि पाइपलाइन के अंदर जो कूलिंग वाटर है या कूलिंग मीडिया है उसका पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें जो हीट है उसको एनवायरनमेंट में डिसिपेट करने के लिए ये एक्सटेंशन प्रोवाइड की हुई है। और इसी तरह से जो एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट है, और इसी तरह से जो आउटडोर यूनिट है, हाँ, बहुत इवेपोरेटर में भी और कंडेंसर में भी, दोनों में जो रेफ्रिजरेटर है वो तो इनसाइड जो पाइपलाइंस हैं उसमें फ्लो कर रहा होता है, लेकिन पाइपलाइंस के ऊपर एक जाली टाइप लगी होती है, मैश टाइप, जो कि बड़ी स्ट्रीपी और बारीक और शार्प टाइप होती है। ये सारी एग्जांपल्स हैं जो हीट ट्रांसफर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, और ये जो सरफेसेस एक्सटेंड की हुई हैं फ्रॉम द कोर ऑफ द सिस्टम, ये एक्सटेंडेड सरफेसेस हैं। अब इन सारी सरफेसेस बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई हिंट कर सकता है आप में से कि ये जो सरफेसेस बनाई हुई हैं या एक्सटेंड की हुई हैं फ्रॉम द कोर ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ कोर ऑफ द सिस्टम, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकती है? जो हीट ट्रांसफर करने इसका रेट ज्यादा हो और एरिया ज्यादा हो जाए, जो हीट ट्रांसफर एरिया है। जी एग्जैक्टली, उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सिस्टम में फ्लूइड फ्लो कर रहा है या सिस्टम में से जो हीट है उसको डिसिपेट करना है एनवायरनमेंट में, और वो डिसिपेट करना है एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में बेसिकली इट्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द एयर, और वो जितनी भी डिसिपेशन होगी वो बेसिकली कन्वेक्शन फिनोमिना से होगी, और कन्वेक्शन फिनोमिना से हीट ट्रांसफर की इक्वेशन ये दी हुई है बॉटम पे, ठीक है। इट्स एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। टी इन्फिनिटी जो है ये बेसिकली एम्बिएंट टेम्परेचर ही है, या फ्लूइड टेम्परेचर कह लें, जो कि आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम है, एनवायरनमेंट का एयर हो सकती है। और टी एस बेसिकली ये सरफेस टेम्परेचर है जहाँ से हीट को डिसिपेट करना है। सो वन पॉसिबिलिटी टू एनहांस द हीट ट्रांसफर रेट थ्रू कन्वेक्शन इज कि आप ये किसी तरह से ये डेल्टा टी है ये इंक्रीज कर दें, ठीक है। डेल्टा टी इंक्रीज करने के लिए ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एम्बिएंट एयर है उसका टेम्परेचर रिड्यूस करें, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि नेचुरली ये कांटेक्ट विद द एम्बिएंट एनवायरनमेंट होते हैं। और सरफेस टेम्परेचर जो है वो चेंज कर दें, वी डोंट वांट दिस। हम ऑलरेडी वो जो सरफेस टेम्परेचर है उसको कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल वे। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दें। इट इज़ पॉसिबल कि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को इन्हांस कर दें, बिकॉज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अनलाइक थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू इट्स नॉट अ स्पेसिफिक मटेरियल प्रॉपर्टी। जब हम हीट ट्रांसफर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उस वक्त भी ये डिस्कशंस होती रही हैं कि thermal conductivity is the intrinsic property of the material, but the heat transfer coefficient is not the intrinsic property of the material. It depends on the way system is convecting the heat transfer. So अगर इसको
जो नेचुरली कूल हो रहा है उसके बाद एक ब्लोअर लगा लें, या अगर लिक्विड फ्लो है उसके लिए पंप लगा लें। तो इस तरह की एक्सटर्नल ज्योमेट्रीज लगा के एक फ्लोइंग मोटिव मशीनरी लगा के इस हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को इंक्रीज किया जा सकता है। दैट्स अ पॉसिबिलिटी, बट एट द कॉस्ट ऑफ एडिशनल जो जो हम इक्विपमेंट यूज करेंगे वो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे उसके लिए, अपना कैपिटल भी और साथ में उसके ऑपरेशनल कॉस्ट भी। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि ये जो हीट ट्रांसफर की सरफेस है उसका एरिया एनहांस कर दें। You have to make a very clear difference between surface temperature and the जो कंडक्शन में हम एरिया यूज करते हैं, दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस होना चाहिए। कोई बताएगा कि इन दोनों में हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन और हीट ट्रांसफर थ्रू जो कन्वेक्शन, इन दोनों के एरिया में डिफरेंस क्या आता है? सर कंडक्शन में एक्सपोज्ड एरिया आता है, जो हमें बॉल का एक्सपोज जोन सी हमें नजर आ रहा होता है सामने से, और जोन सा है कन्वेक्शन में कौन सा आता है सर कन्वेक्शन का? सर कन्वेक्शन का नहीं मुझे आइडिया, सॉरी। नहीं, कंडक्शन और जो है कंडक्शन का बताया वो बेसिकली ठीक नहीं है। कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर एरिया होता है, जिस डायरेक्शन में कंडक्शन हो रही हो उसका परपेंडिकुलर एरिया जो है वो कंडक्शन एरिया होता है। ठीक है, अगर जस्ट इमेजिन कि ये जो है नीचे ज्योमेट्री है, लेट मी टाइप ओवर हियर। ठीक है, ये ज्योमेट्री इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन हो रही है, तो जितनी थिकनेस में कंडक्शन होगी वी कैन कॉल इट डेल्टा एक्स। ठीक है, आपको ये जो लिखा नजर आ रहा है? यस। ठीक है, इस थिकनेस में ये कंडक्शन हो रही है। अब इसके लिए जो एरिया होगा, एरिया बेसिकली परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर टू दिस एक्स डायरेक्शन। वो बेसिकली अगर कोऑर्डिनेट ड्रा कर लें, इफ दिस इज एक्स, इफ दिस इज वाई एंड दिस कैन बी जी, तो आपका ये बेसिकली ये जो एरिया बनेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, दिस इज कंडक्शन हीट ट्रांसफर एरिया। ठीक है, जो एक्सपोज है, एक्सपोज इट्स पॉसिबल आपको ये सारी की सारी जो सरफेस है ये आपको एक्सपोज हो, लेकिन अगर आपके एक्स डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है, देन परपेंडिकुलर एरिया टू दिस एक्स डायरेक्शन, दैट इज द कंडक्शन एरिया। लेकिन जो कन्वेक्शन फिनोमिना है, कन्वेक्शन फिनोमिना ऑल द एक्सपोज सरफेस एरिया इज द हीट ट्रांसफर एरिया। ठीक है, इट्स नॉट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन इसमें हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन फिनोमिना इन्वॉल्व भी नहीं है। बेसिकली हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन में जितना भी आपको उस ज्योमेट्री का सरफेस नजर आ रहा है, आप उसका एरिया ले लेंगे, दैट्स अ हीट ट्रांसफर एरिया फॉर द कन्वेक्शन फिनोमिना। और अगर वो रेगुलर ज्योमेट्री है तो रेगुलर ज्योमेट्री में डेप्थ और द थिकनेस ऑफ कन्वेक्शन के बारे में बताइएगा जरा दोबारा से। जी, कन्वेक्शन में ये जो एरिया यूज करते हैं ये AS, ये बेसिकली एरिया सरफेस एरिया है। दिस इज नॉट द क्रॉस सेक्शनल एरिया और द कंडक्शन एरिया वी यूज टू हैव इन द कंडक्शन फिनोमिना। ये सरफेस एरिया है कि ज्योमेट्री का जितना भी एरिया एक्सपोज्ड होता है, एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट, जहाँ पे हीट फ्लो कर सकता, जहाँ पे कोई मटेरियल या एयर कोई ये दूसरा लिक्विड फ्लो कर सकता है, वो बेसिकली सारे का सारा सरफेस एरिया हीट ट्रांसफर एरिया काउंट करेगा, क्योंकि हीट तो कहीं से भी उसमें से वो बेसिकली लीव कर सकती है। तो ये जो एरिया होगा ये हीट ट्रांसफर का सरफेस एरिया होगा फॉर द कन्वेक्शन फिनोमिना। लेकिन कंडक्शन फिनोमिना में इट हैज़ अ डायरेक्शन, वो डायरेक्शन बेसिकली है जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है उसका परपेंडिकुलर। इफ इट्स इन एक्स डायरेक्शन तो ये जो वाई डायरेक्शन का एरिया बनेगा जी डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करके, दिस विल बी द कंडक्शन एरिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो ये जो एरिया है ये फिर एक्सपोज करना जो है या उसको एक्सटेंड करना, दिस इज अ वेरी लाइकली पॉसिबिलिटी कि हम इसको एरिया को इन्हांस करके हम हीट ट्रांसफर रेट को इन्हांस कर दें। और इस एरिया को इन्हांस करने के लिए वी यूज टू हैव द this kind of extended surfaces. So that's a core business for the extended surfaces.
इसकी कॉमन एग्जांपल जो है हमारे इंडस्ट्री में भी हो सकती हैं, जिसमें फिन टाइप हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, और वो फिन्स बेसिकली रेक्टेंगुलर फॉर्मुलेशन में भी हो सकती हैं, या फिर पाइप के ऊपर फिन्स हेलिकल या सर्कुलर शेप में उसको एक्सटेंड किया हुआ है। ऑल दिस पार्ट इज कि वो जो सॉलिड जो पाइप्स हैं, उस पाइप में से कंडक्शन एक्सटेंड हो इस फिन्स में, और फिन्स के साथ क्योंकि एक्सपोज्ड एरिया टू द एम्बिएंट एयर या एनवायरनमेंट वो ज़्यादा हो जाता है, और एरिया ज़्यादा होने के साथ जो हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन ज़्यादा होने का जो एडवांटेज होगा, इट विल काउंटर विद द हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन। दैट मीन्स कि उतनी ही हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन फ्रॉम द सिस्टम ज़्यादा हो जाएगी, एंड दैट्स आवर रिक्वायरमेंट कि हम मैक्सिमम हीट डिसिपेट करना चाहते हैं फ्रॉम द सिस्टम्स। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो उसकी दूसरी एक सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर एक प्लेनर वैल है, उसकी बेयर सरफेस है, और बेयर सरफेस के ऊपर आपने जो कुछ प्लेट्स एक्सटेंड कर दी हैं या इसके साथ पाइप लगा के एक्सटेंड कर दिया है, एंड दीज आर द एक्सटेंडेड सरफेसेस। और जितना ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे बेसिकली उतना ही ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, बट वी हैव ऑप्टिमम लेंथ जिस जिस तक आपको ये सरफेसेस एक्सटेंड करनी पड़ती हैं, and that comes out after a mathematical analysis of the surfaces, और उसके साथ ही कि किस टेम्परेचर पे एक्सपोज्ड हैं, कितनी लेंथ हमें ऑप्टिमम रखनी चाहिए फिन्स की। जिस तरह से क्रिटिकल रेडियस ऑफ द इंसुलेशन डिटरमिन किया था बिफोर मिड टर्म एग्जाम, कि मैक्सिमम या ऑप्टिमम आपको कितनी थिकनेस तक जाना चाहिए, उससे ज़्यादा थिकनेस अगर इंसुलेशन की करेंगे इट विल काउंटर द प्रॉब्लम। ठीक है, वो रेदर देन कि आपको एडअप करेगा ओवरऑल सेविंग में, बल्कि वो उल्टा नुकसान में जाएगा। इसी तरह से फिन्स है, फिन्स की भी ऑप्टिमम ज्योमेट्रीज हैं जहाँ तक आपको वो एक्सटेंड करना है सरफेसेस को। डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं फिन्स, बड़ी रेगुलर स्ट्रेट विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह की हो सकती हैं, या स्ट्रेट विद नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह की वेज टाइप सरफेसेस एक्सटेंड कर सकती हैं। दिस इज द पॉसिबिलिटी वी मे एनकाउंटर। या जो पिछले एग्जांपल में एनुलर टाइप या सर्कुलर टाइप या हेलिक्स टाइप इस तरह की एक्सटेंड की जा सकती हैं सरफेसेस, या पिन टाइप हैं जिसमें कॉनिकल एक्सटेंशंस होती हैं सरफेस से। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज जिसमें हम ये ले सकते हैं। बेसिकली हीट सिंक यूज करते हैं, स्पेशली जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर की हीट को डिसिपेट करने के लिए वहाँ पे एक्सटेंडेड सरफेस लगाते हैं हीट सिंक के फॉर्म में। सो दैट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ द एक्सटेंडेड सरफेस। पॉइंट इज कि अब इस एक्सटेंडेड सरफेस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि कितना हीट इसमें से डिसिपेट हुआ है, या कितना टेम्परेचर यहाँ से कम होगा सरफेस का, या ओवरऑल टेम्परेचर प्रोफाइल कैसे बिल्ड होगी इसकी एक्सटेंशन की। एक्चुअली दैट विल लीड टू द ऑप्टिमम डायमेंशन ऑफ द फिन और ऑफ द एक्सटेंशन। सो इस पे एनालिसिस करना है, and this analysis is very similar to the analysis we conducted last week, कि जिसमें basically हीट इक्वेशन डेवलप की थी, और उस हीट इक्वेशन के लिए सबसे पहला काम ये था कि कंट्रोल वॉल्यूम वो डिफाइन करना था। उस कंट्रोल वॉल्यूम में एक डिफरेंशियल एरिया पे अप्लाई करना था एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को। इक्वेशन, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी इफ दिस इज द फिन, और ये फिन एक फिक्स या बेयर वैल के साथ लगाई हुई है, और इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा सा विद सर्टेन dx थिकनेस, अगर इसको ये ले लें, इस पे अगर एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं, देन वी कैन इंटीग्रेट द होल फिन। जब इंटीग्रेट कर लेंगे होल फिन को तो हमें पूरी टेम्परेचर की प्रोफाइल मिल जाएगी। दिस इज द वे फॉरवर्ड कि जिस तरह से हम इस एक्सटेंडेड सरफेस का एनालिसिस कर सकते हैं। सो इसमें अब कौन कौन सी एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व हैं। डिवाइस के टोटल 4 एनर्जी टर्म्स हैं जो जिनका हम बैलेंस करते हैं एनर्जी का। उनमें से एक एनर्जी
इंटरिंग द सिस्टम है, एक एनर्जी लीविंग द सिस्टम है, एक एनर्जी सोर्स है, दैट इज जनरेशन टर्म विद इन द सिस्टम और विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, and the difference of all these three terms end up with the change in the system property, और वो बेसिकली उसको हम कॉमनली कह देते हैं कि दैट्स अ रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये चार टर्म्स हैं। अब इसमें विद सर्टेन अजम्पशंस के ये स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम है, इसमें किसी किस्म का कोई सोर्स टर्म नहीं है, कोई जनरेशन नहीं हो रही, ओनली द पर्पस इज कि जितनी हीट इस बेयर वेल पे है उसको हमने डिसिपेट करना है थ्रू कन्वेक्शन। तो यही जो सोर्स है वो बेसिकली एंटरिंग टू द सिस्टम है, नॉट द सोर्स एक्चुअली जिसको हम जनरेशन कहते हैं, ये वो वाला नहीं है, दिस इज एक्चुअली हीट एंटरिंग टू द सिस्टम। तो बेसिकली अगर इस पे कंडक्शन अप्लाई करेंगे तो एक एनर्जी इन हो रही है सिस्टम में और एक हीट एनर्जी लीव कर रही है सिस्टम में से, और दूसरी एनर्जी जो लीव कर रही है सिस्टम से वो बेसिकली थ्रू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है, क्योंकि दिस इज एक्सपोज टू द एम्बिएंट एयर, और एक्सपोज टू द एम्बिएंट एयर होने की वजह से इस डिफरेंशियल एरिया में से कुछ एनर्जी लीव करेगी फ्रॉम द सॉलिड सरफेस टू द एम्बिएंट जो भी फ्लूइड है उसको लीव करेगी। तो इनफैक्ट ये तीन टर्म्स ही हैं जिनका एट द एंड बैलेंस करना होगा। उसमें वन इज एंटरिंग द सिस्टम and two are leaving the system. So entering the system, we can simply equate it with the two terms that are leaving the system. ठीक है, अब इन तीन टर्म्स को बेसिकली एक्सपैंड करना है कि उनमें से जो कन्वेक्शन के थ्रू हो रही है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज कर लेंगे, जो कंडक्शन के थ्रू हो रही है उसके लिए फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर यूज कर लेंगे, और वो बेसिकली तीन जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे एक्सपैंड की हुई हैं। जो QX term है, that is entering to the system, we expanded with the Fourier's law of heat transfer। और जो leaving the system है कंट्रोल वॉल्यूम से, अब leaving the system is एक है जो कि इसी x डायरेक्शन में है और दूसरी है जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, जो कि बेसिकली एम्बिएंट एयर को हीट ट्रांसफर हो रही है। सो जो उसी डायरेक्शन में है दैट इज थ्रू कंडक्शन QX प्लस DX, और उसको कैलकुलेट करने के लास्ट में भी हमने जो ना ये नोटेशंस यूज़ की थी, दैट इज नथिंग मोर देन द हीट एंटरिंग द सिस्टम और एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम प्लस द ग्रेडियंट ऑफ द हीट थ्रू द कंट्रोल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द थिकनेस ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। इस तरह से ये लास्ट में भी हमने कैलकुलेशन की थी। सो दिस इज हाउ मच हीट इज लिविंग थ्रू द कंट्रोल वॉल्यूम ड्यू टू कंडक्शन फिनोमिना। और इसको अगर एक्सपैंड करें तो ये QX की टर्म है, ये QX की टर्म यहाँ पे ला के प्लेस कर दें, यहाँ पे जो QX है अगेन यहाँ पे भी प्लेस कर दें, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशन। सो फर्स्ट टर्म इज एज इट इज। स्लाइड शो नहीं हो रही है जी, अभी स्लाइड शो नहीं हो रही सर, एक दफा ऑफ करके ऑन कर देना। हो रही है सर। चलें एक मिनट में मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ। जी, अभी स्लाइड शो हुई है? नो सर। नो सर। अभी शो हो रही है स्लाइड? होगी यस सर। यस सर। चलें यस सर हो रही। सो ये जो फर्स्ट टर्म है ये फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से एज इट इज ऐड कर दिया है। जो सेकंड है उसको उसका डेरिवेटिव बेसिकली ये है। इसी टर्म का अगर डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो बेसिकली वो ये सेकंड टर्म बन जाती है। ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी वो बाहर ले ली, d/dx ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स मल्टीप्लाई बाय dx, और साथ में जो हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्शन है उसमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल एरिया, सरफेस एरिया, क्योंकि dx हमने टर्म ली हुई है थिकनेस के लिए तो ये एरिया भी डिफरेंशियल होगा, टाइम्स डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। T infinity is the fluid temperature or the ambient temperature and T is the surface temperature, जहाँ से ये हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द
surface to the ambient air. अब अगेन यहाँ पे भी दोनों एरियाज यूज हो रहे हैं. One is A sub S and the other is A sub C. So there is a clear difference between the two. A sub C is for the conduction phenomena and A sub S is for the convection phenomena or the surface area, and this is the conduction area. So इन तीनों terms को again जो last ये equation है, इस equation में place करके simplify करना है, you will end up with this equation. ठीक है, प्लेस करके सिर्फ किया ये है कि ये दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस आ जाएगा वो बेसिकली ये टर्म आ जाएगी कंडक्शन वाली टर्म की, प्लस उसमें ये जो कन्वेक्शन वाली टर्म है ये ऐड हो जाएगी. ठीक है, सो वी हैव वन टर्म ओवर हियर. अब इसमें भी ए सब सी जो है कंडक्शन एरिया बेसिकली बनेगा क्या, सो फार वी कांट डिसाइड, और ए सब एस क्या बनेगा, सो फार वी कांट डिसाइड. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फिन, क्योंकि फिन जो है वो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी है, इट कैन बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट कैन बी ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इट कैन बी कॉनिकल फॉर्म, या डिफरेंट टाइप ऑफ फिन्स की हो सकती है. सो these areas will specifically depend on the type of the fin. तो जब तक वो फिन exactly पता ना हो किस टाइप की, तब तक इस पूरी इक्वेशन का एनालिसिस नहीं कर सकेंगे. अब ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन we sometimes call it a fin equation, क्योंकि ये एक्सटेंडेड सर्फेसेस के लिए या फिन्स के लिए डेवलप की गई है. आप इसी इक्वेशन को अगर एक सिंपल ज्योमेट्रिकली अप्लाई करना चाहें, फॉर एग्जांपल एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की एक ज्योमेट्री है, या तो वो रेक्टेंगुलर फिन्स हैं या सिलेंड्रिकल फिन्स हैं, लेकिन उसका जो एरिया है वो थ्रू आउट सेम रहता है. इस पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो जो सरफेस एरिया होगा फॉर रेगुलर ज्योमेट्री, सरफेस एरिया इज नथिंग मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ज्योमेट्री टाइम्स द लेंथ और द थिकनेस, व्हाटएवर यू कैन से, कि जितनी वो थिकनेस तक या जितनी लेंथ तक वो एक्सटेंड की हुई है, यहाँ पे भी जितनी लेंथ तक वो फिन एक्सटेंड की हुई है, टाइम्स द पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर इज दिस पेरीमीटर. ये जो रेक्टेंगुलर बन रहा है यहाँ पे उसका जो पेरीमीटर होगा वो उसका सरफेस एरिया बनेगा. ठीक है, दिस इज द पेरीमीटर. अब ये पेरीमीटर टाइम्स द लेंथ ऑफ द फिन अगर वो मल्टीप्लाई करेंगे, दिस होल सरफेस एरिया विल बी फॉर द कन्वेक्शन फिनोमिना. ठीक है, ये जो सारी सरफेस है, ये सरफेस है, इसकी बॉटम साइड पे और इन द अदर साइड ऑफ दिस सरफेस, ऑल दिस सरफेस एरिया विल बी अवेलेबल फॉर द heat loss or the heat transfer through convection phenomena. लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें कांस्टेंट होगा, बिकॉज फॉर द क्रॉस सेक्शन एरिया वी ओनली गो इन दिस डायरेक्शन. तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे है वही इस पॉइंट पे होगा, और वही क्रॉस सेक्शन एरिया इस पॉइंट पे होगा. सिमिलरली जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे है वही बेसिकली यहाँ पे होगा, और वही बेसिकली उसके फ्रंट पे होगा. ऑल दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया विल रिमेन द सेम. सो दिस इज कांस्टेंट, और इसी तरह से सरफेस एरिया को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो अब इस इक्वेशन में एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का डेरिवेटिव था, ग्रेडियंट था, दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज द कांस्टेंट अलोंग द डायरेक्शन. तो जब कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट का उसी डायरेक्शन के अलोंग जब डेरिवेटिव ले लेंगे दैट विल बी एंड अप विद 0. और अगर इसका ग्रेडियंट लेना हो विद रिस्पेक्ट टू, तो p पैरामीटर है, दिस इज कांस्टेंट पैरामीटर, और dx by dx दिस विल बी 1. सो ग्रेडियंट ऑफ सरफेस एरिया विल एंड अप विद सिंपली द पैरामीटर. ठीक है, अब ये दो डेफिनेशन जो एरियाज की हैं AC और AS की, उनको अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर दें. प्लेस ds over dx over here and dsc over dx over here. So you will end up with another equation. वो इक्वेशन ये वाली है. अब इस इक्वेशन को अपनी तरफ से अगर और नोटेशन यूज कर सकते हैं जो कि अगेन मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए है, वो सिंप्लीफाई कर देता है. You introduce another terms theta to indicate the difference between the surface temperature and the ambient temperature. और एक और जो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं, इन कोएफिशिएंट्स को m स्क्वायर के साथ अगर रिप्रेजेंट कर दें, so you will end up with another equation. But anyway, this equation ये वाली जो है
This equation is the representation of fin equation for a regular fins, जो uniform cross sectional area वाली fins हैं, and it can be rectangular shaped or the cylindrical shaped, क्योंकि इसमें जो AC है उसको हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया कि वो बेसिकली वो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा. फॉर एनी क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की जो फिन्स होंगी उस सारों के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. अब इस इक्वेशन को यूज कैसे करना है? एक्चुअली दिस विल गिव द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फिन, कि ये जो फिन्स हैं उसमें अगर बेस का टेम्परेचर नाउन हो लेट्स से, तो उसकी जो एट द एंड ऑफ दिस जो टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा. और ये बेसिकली एट द एंड जो टेम्परेचर होंगे या इसकी सरफेस पे किसी भी तरह का टेम्परेचर होगा वो बेसिकली एम्बियंट से जितना अवे होगा उतना ही बेसिकली हीट ट्रांसफर ज़्यादा डिसिपेट करवाएगा. अगर ये फॉर एग्जांपल सरफेस का एरिया यहाँ पे है 45 डिग्री सेल्सियस और जो बाहर एयर है उसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, वी हैव अ टेम्परेचर डिफरेंस एट द अप्रोच ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, एंड बियॉन्ड 10 डिग्री सेल्सियस अगर आपने हीट ट्रांसफर करनी है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. उसके लिए जो आपको एरिया जो होगा रिक्वायर्ड होगा, वी नीड अ वेरी वाइड एरिया कि जिसमें हीट ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन अगर यही टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है देन वी कैन एक्सटेंड दिस सरफेस इवन मोर, जो फिन्स हैं और ज़्यादा लेंथ की जो फिन्स हैं ऐसी ज्योमेट्री यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एक्सटेंडिंग एज मच एज पॉसिबल वो हमें मैक्सिमम हीट डिसिपेशन जहाँ पे सप्लाई करेगी. So this is how we can visualize this heat equation for these purposes. अब इस जो फिन इक्वेशन है उसमें पैरामीटर अगर देख लें, यहाँ पे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी है, थर्मल कंडक्टिविटी भी है. These are two sort of physical parameters, और दो इसमें geometrical parameters हैं. One is the perimeter of the fin and another is the cross sectional area of the fin. And rest is either direction जो कि x की फॉर्म में है और the temperatures जो कि ये वाले हैं. So अगर इसको अप्लाई करना है इस फिन इक्वेशन को किसी भी फिन के लिए उसकी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है, you can apply the same way as we had heat equation last week. आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. Only you need is two boundary conditions, कि ये जो टेम्परेचर है टेम्परेचर की दो सेकंड डेरिवेटिव है तो दो बाउंड्री कंडीशंस चाहिए होंगी. उन दो बाउंड्री कंडीशंस के साथ हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द फिन एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आज हम फर्दर कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले. सो वी ओनली वांटेड टू डिराइव द फिन इक्वेशन, और वो फिन इक्वेशन यहाँ पे आपके सामने. सर ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये कहाँ से खुलेगा? ये मेरे ख्याल आपको ना उस पे जो टीम का जो पोस्ट वाला सेक्शन है उसमें आपको नजर आ जानी चाहिए पोस्ट. सर ये हमने खोल के देखा था, नहीं खुला था. जो लास्ट वीक का लेक्चर था वो वहां से डिलीट कर दिया था, उससे प्रीवियस लेक्चर जो ना वो पड़ा हुआ था. सर कल के भी हमने देखे थे, नहीं खुले थे. मैं अगेन पोस्ट कर देता हूँ, या उसका जो लिंक है वो फाइल के सेक्शन में उसके लिंक. सर ये स्ट्रीम पे ना वो वर्क या स्कूल अकाउंट मांगते हैं सर, वो हमारा है ही नहीं. तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करते हैं पोस्ट वाले सेक्शन में तो क्या एरर आता है आगे कोई? सर नहीं, वो स्ट्रीम अकाउंट पे चले जाता है ना. स्ट्रीम अकाउंट फिर वो वर्क अकाउंट मांगते हैं वहाँ से. फिर अदर पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से मैं डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ. जी सर ऐसा कर ये कर दे सर. यस सर, ज़्यादा मैं ठीक है मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा. So any questions so far for today's lecture?